इंजीनियरिंग की दुनिया में ना एक अलग ही तरह की प्रिसिजन होती है। अगर किसी पाइपलाइन में लीक है तो एक इंजीनियर जाएगा, देखेगा और उसको ठीक कर देगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। सही कहा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। खराबी है या खराबी नहीं है। लेकिन जब हम जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में आते हैं ना, तो ये प्रिसिजन अचानक से गायब हो जाती है, खास तौर पर जब बात ग्लोबल एनर्जी की हो। सही बात है, क्योंकि वहां एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत दूर तक असर डालती है। एग्जैक्टली। वेस्ट एशिया में जो कुछ हजारों मील दूर हो रहा है, वो सिर्फ नक्शों पर खींची गई लकीरें नहीं है। ये एक ऐसा अदृश्य पाइप है जिसके फटने की आयना, मेरा मतलब है उसकी आवाज सीधा हमारे लोकल पेट्रोल पंप के मीटर पर सुनाई देती है, जिसे हम ग्लोबल एनर्जी का बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं। देखिए, किसी एक रीजन में मिलिट्री या डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ती है और रातों रात दुनिया भर की इकोनॉमीज की जो सप्लाई चेन्स हैं वो कंपनी लगती हैं। और आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मेन मिशन भी ठीक यही समझना है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बता दें कि हमारे सामने आज सोर्सेज का एक पूरा पुलिंदा है, जिसमें कुछ बेहद ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट्स, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स और इकोनॉमिक एनालिसिस शामिल हैं। और उन्हीं के बेसिस पर हम डीकोड करेंगे। बिल्कुल, हम डीकोड करेंगे कि वेस्ट एशिया में पिछले 14 दिनों से जो महासंग्राम चल रहा है, उसने हॉर्मूज स्ट्रेट यानी हॉर्मूज जलडमरू मध्य में कैसा एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस खड़ा कर दिया है। हम इस डीप डाइव में समझेंगे कि कैसे एक रीजनल युद्ध अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी सप्लाई चेन्स की जड़ें हिला रहा है। और इसमें हर देश का अपना एक रोल है। हाँ, और कैसे अमेरिका, ईरान, यूरोपियन देश और यहाँ तक कि अपना भारत अपने अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। पर आगे बढ़ने से पहले ना, एक बात क्लियर करना ज़रूरी है। इस पूरी चर्चा में जो भी डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हम रख रहे हैं, उन्हें पूरी तरह निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। राइट, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारा मकसद सिर्फ पर्दे के पीछे चल रहे असल समीकरणों की गंभीरता को समझना है। तो सबसे ताज़ा और पॉजिटिव खबर से शुरुआत करते हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट, जिसे ना ग्लोबल इकोनॉमी की जगुलर वेन या मुख्य नस माना जाता है, वहां एक बड़ा डेडलॉक था। वो चोक पॉइंट वाला डेडलॉक? हाँ, वही। उसी संकरे रास्ते में पिछले कई दिनों से 28 भारतीय जहाज फंसे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 पश्चिमी हिस्से में और 4 पूर्वी हिस्से में थे। लेकिन अब खबर है कि पूर्वी हिस्से का एक जहाज आगे बढ़ चुका है। वही जहाज ना जिसमें अफ्रीका के लिए गैसोलीन लादा हुआ है? हाँ, बिल्कुल वही। और बाकी जो 27 ऑयल टैंकर्स हैं, उनके भी जल्द वहां से निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, युद्ध के मंडराते बादलों के बीच 28 कमर्शियल जहाज़ों का एक चोक पॉइंट पर फंसना, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। हॉर्मज़ स्ट्रेट दुनिया का वो हिस्सा है जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा रोजाना गुजरता है। 5वां हिस्सा? वाह! हाँ। तो वहां रुकावट का मतलब है पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सांस रुक जाना। इन जहाज़ों का वहां से सुरक्षित निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक केस स्टडी बन गया है। पर ये सब इतना आसान तो नहीं था ना। सोर्सेज बताते हैं कि इसके पीछे डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा था। भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति मासूद पेज़ेश्कियान के बीच सीधी बातचीत हुई। टॉप लेवल टॉक्स। बिल्कुल। और इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच पूरे 4 दौर की टेलीफोन वार्ता हुई। इसके बाद ही दिल्ली में ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली का वो बयान आता है कि भारत ईरान का मित्र है और जल्द अच्छी खबर मिलेगी। और सिर्फ जहाज नहीं, नागरिकों को भी निकाला गया है। हाँ, ये एक और अहम पॉइंट है। ईरान से 117 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालकर सड़क मार्ग से आर्मीनिया पहुंचाया गया है। आर्मीनिया वाला एंगल काफी इंटरेस्टिंग है ना? यहाँ आर्मीनिया वाले रास्ते को समझना जरूरी है। जब एयर स्पेस अनसेफ हो जाता है तो जमीनी बॉर्डर का इस्तेमाल करके लोगों को वॉर जोन से बाहर निकाला जाता है। आर्मेनिया ईरान की उत्तरी सीमा से जुड़ा एक ऐसा देश है जो इस वक्त किसी युद्ध का हिस्सा नहीं है, तो एक सेफ ट्रांजिट कॉरिडोर बन जाता है। बिल्कुल सही। पर मेरा यहाँ एक सवाल है आपसे। इतने बड़े मिलिट्री टेंशन के बीच जहाँ ईरान खुद कई मोर्चों पर उलझा है, उसका स्पेसिफिकली भारत को मित्र कहना और जहाज़ों को सेफ पैसेज देना, ये कूटनीतिक रूप से क्या दर्शाता है? देखिए, ईरान का भारत को मित्र कहना और सेफ पैसेज देना ना कोई इमोशनल कदम नहीं है।
ये डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रियलिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। मतलब प्रैक्टिकल सोच। एग्जैक्टली जब कोई देश युद्ध जैसी स्थिति झेल रहा हो और उस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस का भारी दबाव हो, तो वो पूरी दुनिया से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ सकता। ईरान ये बात बहुत गहराई से समझता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है। एक बहुत बड़ा खरीदार। राइट। तो भारत के साथ एक स्टेबल इकोनॉमिक रिलेशन बनाए रखना ईरान के फ्यूचर के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर वो हॉर्मोज में भारतीय जहाज़ों को लंबे समय तक रोकता है, तो वो एक ऐसे बड़े पार्टनर को नाराज़ करेगा जिसकी डिप्लोमेटिक मीडिएशन और मार्केट की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, पर क्या ये मुमकिन नहीं है कि ईरान भारत को ये रास्ता देकर असल में वेस्टर्न कंट्रीज को एक साइलेंट मैसेज दे रहा हो? आप सिग्नलिंग की बात कर रही हैं? हाँ, वही सिग्नलिंग। एक तरह से दिखाना कि देखो, जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए हम ये रास्ता खुला रखते हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ है उनके लिए होर्मुज के दरवाजे बंद किए जा सकते हैं। क्या ईरान ये दिखाना चाहता है कि इस रूट का असली गेटकीपर वही है? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर कदम मल्टी डायमेंशनल होता है। ईरान डेफिनेटली अपने इस कदम से एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज यानी एक रणनीतिक बढ़त हासिल कर रहा है। वो दुनिया को ये एहसास दिला रहा है कि ग्लोबल एनर्जी की चाबी उसी की जेब में है। ये एक तीर से दो शिकार करने जैसी स्थिति है। एक तरफ भारत जैसे इंपॉर्टेंट देश के साथ रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके एलाइज को वार्निंग दी जा रही है कि अगर ज्यादा दबाव बनाया तो सप्लाई रोक देंगे। बिल्कुल, कि अगर उन्होंने ईरान पर प्रेशर बढ़ाया तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कभी भी चोक किया जा सकता है। तो चलिए अब भारत की इस लोकल डिप्लोमेटिक सक्सेस से इस कहानी का रुख थोड़ा ग्लोबल लेवल पर मोड़ते हैं। हॉर्मुज में तो जहाज फंसे ही थे, लेकिन समुद्र में एक और जगह तेल फंसा हुआ था। आप रशियन जहाज़ों की बात कर रही हैं? हाँ, रशियन जहाज। और इस मोर्चे पर अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने एनर्जी मार्केट्स और पॉलिटिकल सर्कल्स दोनों में पूरी हलचल मचा दी है। वो टेम्परेरी वेवर वाला डिसीजन? सही कहा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को टालने के लिए 11 अप्रैल तक यानी 30 दिनों की एक टेम्परेरी वेवर यानी अस्थायी छूट की घोषणा की है। अब इस छूट के तहत सभी देश समुद्र में फंसे रशियन ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। पर इसमें एक शर्त भी तो है। हाँ, शर्त सिर्फ इतनी है कि ये छूट उन्हीं खेपों पर लागू होगी जो 12 मार्च तक जहाज़ों पर लादी जा चुकी थी। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? इस फैसले के पीछे का जो इकोनॉमिक्स है ना, और जो मार्केट प्रेशर है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई रूटीन छूट नहीं है। अगर हम डेटा पर नज़र डालें तो मार्केट में इस वक्त लगभग 25 जहाज़ क्रूड ऑयल के और 5 जहाज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के समुद्र में खड़े हैं। बाप रे, इतना सारा तेल! हाँ, इसको फ्लोटिंग स्टोरेज कहते हैं, जहां जहाज़ों को ही टेम्परेरी गोडाउन की तरह यूज़ किया जाता है। हम यहाँ लगभग 2 करोड़ बैरल तेल की बात कर रहे हैं। 2 करोड़ बैरल? राइट। अगर ये 2 करोड़ बैरल अचानक मार्केट से गायब हो जाता या सैंक्शंस की वजह से पोर्ट्स तक नहीं पहुंच पाता, तो ग्लोबल सप्लाई में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो जाता और फिर प्राइसेस का आसमान छूना तय था। और इस टेम्पररी वेवर का असर तो कागज पर आते ही दिख गया। डेटा बताता है कि ब्रेंट क्रूड गिरकर $99.99 पर बैरल और WTI $95.09 पर बैरल पर आ गया, जो कि मार्केट के लिए एक बड़ी राहत है। इसे थोड़ा सिंपल भाषा में हमारे सुनने वालों के लिए समझाते हैं। ये ब्रेंट क्रूड और WTI असल में ग्लोबल ऑयल मार्केट के थर्मोमीटर की तरह काम करते हैं। ब्रेंट क्रूड यूरोप और दुनिया भर के तेल की कीमतों का स्टैंडर्ड है, जबकि WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये अमेरिका के डोमेस्टिक ऑयल मार्केट का मेन बेंचमार्क है। और जब इनका टेम्परेचर गिरता है तो इसका मतलब मार्केट की घबराहट कम हो रही है। एग्जैक्टली। यहाँ तक कि रशियन ऑनवॉय किरिल दिमित्रिएव ने तो अमेरिका के इस फैसले का खुलेआम स्वागत भी किया है। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। क्या? ये पूरी सिचुएशन सीधे तौर पर अपनी ही सैंक्शंस का मजाक उड़ाने जैसी नहीं लगती? एक तरफ कोई सुपर पावर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाता है और दूसरी तरफ जब उसके अपने डोमेस्टिक मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने का डर सताने लगता है तो वो अपने ही बनाए रूल्स में एक्सेप्शन जोड़ देता है। क्या ये पॉलिसी कंट्रडिक्शन नहीं है? देखिए, अमेरिकन फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट का तर्क है कि मौजूदा सप्लाई क्राइसिस को देखते हुए मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए ये स्टेप जरूरी था। डिप्लोमेसी की भाषा में इसको प्रैग्मेटिज्म यानी खोरी व्यावहारिकता कहा जाता है। प्रैग्मेटिज्म या फिर मजबूरी? आप मजबूरी भी कह सकती हैं। अमेरिका इस हकीकत से भली भांति वाकिफ है कि अगर ग्लोबल मार्केट में तेल $120 या $130 पर चला गया
तो इसका सीधा असर अमेरिकन कंज्यूमर्स की जेब पर पड़ेगा। पर पेट्रोल महंगा हो जाएगा वहां। बिल्कुल, वहां गैसोलीन की कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन शूट अप करेगा, और ये सब ऐसे टाइम पर होगा जब वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पहले ही बेहद सेंसिटिव है। फॉरेन पॉलिसी और सैंक्शंस चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाना हमेशा किसी भी गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी होती है। इसलिए जब प्रिंसिपल और आर्थिक अस्तित्व के बीच टकराव होता है तो अक्सर प्रिंसिपल्स पीछे छूट जाते हैं। ये बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। पर अमेरिका के इस लचीलेपन ने ना वेस्टर्न अलायंस के बीच एक गहरी वैचारिक दरार पैदा कर दी है। जो छूट अमेरिका ने दी है उसे यूरोप बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा है। हाँ, वहां रिएक्शन काफी शार्प था। बेहद शार्प। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन ने साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया पर सैंक्शंस कम करने का ये बिल्कुल सही समय नहीं है। और ब्रिटेन के एनर्जी मिनिस्टर माइकल शैंक्स ने भी क्लियर कर दिया है कि ब्रिटेन रशिया पर सैंक्शंस में कोई नरमी नहीं बरतेगा, चाहे मार्केट की स्थिति कैसी भी हो। यूरोप और अमेरिका के बीच का ये मतभेद ना आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। कैसे? देखिए, यूरोप के लिए स्थिति बिल्कुल अलग है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध जियोग्राफिकली यूरोप के दरवाजे पर लड़ा जा रहा है। यूरोपियन देशों के लिए रशिया पर दबाव बनाए रखना सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, यह उनके लिए एक मॉरल और जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी का मुद्दा है। राइट, उनकी तो डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट है वहां। एग्जैक्टली। अगर यूरोप एनर्जी क्राइसिस के डर से रशिया के सामने झुकता हुआ दिखाई देता है तो ये उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। वो अपने नागरिकों को हाई एनर्जी प्राइसेस का दर्द सहने के लिए तैयार कर रहे हैं, पर अपनी प्रिंसिपल लाइन से हटने को तैयार नहीं है। जबकि अमेरिका ज्योग्राफिकली उस वॉर जोन से बहुत दूर है, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करने का ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला गेम खेल सकता है। तो चलिए, कागज पर चल रही इस डिप्लोमेसी, 30 दिन की छूट और सैंक्शंस की बहसों से बाहर निकलकर वापस हॉर्मुज़ स्ट्रेट की ग्राउंड रियलिटी की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां की तस्वीर सच में बेहद डरावनी है। हाँ, ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन काफी वॉलेटाइल है। कमोडिटी मार्केट के चार्ट्स पर ऑयल प्राइसेस भले ही $100 से नीचे आ गए हों, लेकिन उस तेल को ढोने वाले जहाज जिन समुद्री रास्तों से गुजर रहे हैं ना, वो पूरी तरह से बारूद के ढेर में बदल चुके हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट का वो स्टेटमेंट। हाँ, वही। ट्रंप ने एक बेहद एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है कि जरूरत पड़ने पर यूएस नेवी हॉर्मुज़ से गुजरने वाले कमर्शियल ऑयल टैंकर्स को मिलिट्री एस्कॉर्ट मुहैया कराएगी, और साथ ही अगले हफ्ते ईरान पर बेहद कड़े हमले करने की वार्निंग भी दी गई है। और ईरान ने भी तो काउंटर किया है ना। बिल्कुल। ईरान ने पलटवार करते हुए साफ कह दिया है कि जो भी अमेरिका और इजराइल के ऑयल टैंकर्स हॉर्मुज़ से निकलेंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा। और ये सिर्फ धमकी नहीं है। बृहस्पतिवार को इराक में 2 अमेरिकन टैंकर्स पर जो हमला हुआ है वो साबित करता है कि ये खोखली बयानबाजी नहीं है। देखिए, किसी भी नैरो और डिस्प्यूटेड वाटरवे में कमर्शियल जहाज़ों को नेवल एस्कॉर्ट देना सुनने में तो एक ठोस सिक्योरिटी मेजर लग सकता है, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहद खतरनाक कदम है। खतरनाक क्यों? क्योंकि जब मिलिट्री जहाज और तेल से लदे विशालकाय टैंकर्स एक साथ ऐसे एरिया से गुजरते हैं जहां दोनों किनारों पर मिसाइल्स, ड्रोन्स और फास्ट अटैक बोट्स डिप्लॉय हों, तो वहां किसी भी तरह के कैलकुलेटेड रिस्क की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। ये आग को बुझाने नहीं बल्कि उसे निमंत्रण देने जैसा है। ये स्थिति तो बिल्कुल एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह लग रही है जिसका सेफ्टी वाल्व टूट चुका हो। अगर उस कुकर के नीचे और तेज आंच जला दी जाए तो धमाका होना तो तय है। बिल्कुल। मिलिट्री एस्कॉर्ट्स भेजना असल में उस आग में घी डालने का काम करता है। रेडार पर हुई एक छोटी सी गलतफहमी, किसी ड्रोन का गलत डायरेक्शन में जाना या किसी लो लेवल कमांडर की एक गलती, और वो पूरा रूट एक फुल स्केल वॉरजोन को बदल सकता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है पता है? ये इंस्टेबिलिटी सिर्फ समुद्र की लहरों तक लिमिटेड नहीं है। हाँ, ये जमीन पर भी तेजी से फैल रही है, जिसका एक बहुत ही भयानक एग्जाम्पल हाल ही में देखने को मिला जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल और नंगरहार में एयर स्ट्राइक्स किए। इसमें बच्चों समेत 6 लोगों की जान चली गई। बहुत ही ट्रैजिक है। पर इस हमले का जो पहलू हमारी इस एनर्जी सिक्योरिटी की चर्चा से डायरेक्ट जुड़ता है वो ये है कि कांधार एयरपोर्ट के पास काम एयर के फ्यूल डिपो पर बमबारी करके उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। मॉडर्न वॉर स्ट्रैटेजीज में ये एक बड़ा शिफ्ट है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। चाहे वो समुद्र में तैरता ऑयल टैंकर हो या जमीन पर बना सिविलियन फ्यूल डिपो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अब प्रॉक्सी वॉर्स का सबसे पहला और प्राइमरी टारगेट बन गया है। मतलब सामने वाले की सप्लाई चेन को ही तोड़ दो। एग्जैक्टली।
किसी भी देश को पैरालाइज करने का सबसे फास्ट तरीका यही है कि उसकी एनर्जी सप्लाई की कमर तोड़ दी जाए। जब फ्यूल ही नहीं होगा तो न राशन पहुंचेगा, ना कम्युनिकेशन सिस्टम्स काम करेंगे और ना इकोनॉमी चलेगी। चेन रिएक्शन। कमी शेल के डिपो पर हमला इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि एनर्जी सोर्सेज अब सिर्फ इकोनॉमिक्स का मुद्दा नहीं रहे, वो वेपन ऑफ वॉर बन चुके हैं। इस ग्लोबली फैलती इंस्टेबिलिटी के बीच ये देखना भी तो जरूरी है कि अपना भारत अपनी बॉर्डर्स के अंदर इस झटके को झेलने के लिए कितना तैयार है। भारत की तैयारी काफी सॉलिड लग रही है इस बार। हाँ, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक क्लियर एश्योरेंस दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त सेफ स्टॉक मौजूद है। उनके डेटा के हिसाब से 29,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास फ्यूल की कोई कमी नहीं है। लेकिन कमर्शियल एलपीजी को लेकर कुछ कंसर्न्स थे ना? सही याद दिलाया आपने। कमर्शियल यूज के लिए एलपीजी के पोटेंशियल शॉर्टेज को लेकर कुछ चिंताएं जरूर हैं, पर इसके सोल्यूशन के रूप में सरकार ने दुकानदारों और होटल्स को तुरंत पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन लेने की एडवाइस दी है। इसका लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? देखिए, एलपीजी सिलेंडर्स में आती हैं जिसके लिए ट्रक्स और लंबे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। युद्ध या क्राइसिस के टाइम पे ट्रांसपोर्ट सबसे पहले डिसरप्ट होता है। इसके बजाय पीएनजी पाइपलाइन के जरिए जमीन के नीचे से सीधे घरों और बिजनेसेस तक पहुंचती है, जो सप्लाई चेन टूटने के बावजूद काफी ज्यादा सेफ और कंटिन्यूअस रहती है। और इन सब ग्लोबल टेंशंस के बीच इकोनॉमी का क्या हाल है? वही तो सबसे बड़ी बात है। इन तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच नोमुरा की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट का अनुमान है कि 2026-27 में भारत की इकोनॉमी 7% की मजबूत दर से आगे बढ़ेगी। ये 7% का प्रोजेक्शन भारत के आर्थिक तंत्र के लचीलेपन यानी रेजिलियंस को दर्शाता है, और पिछले कुछ सालों में जो स्ट्रेटेजिक तैयारियां की गई हैं उसको भी। भारत ने अपनी एनर्जी नीड्स के लिए किसी एक देश या एक रीजन पर डिपेंड रहने के बजाय अपने सोर्सेज का भारी डाइवर्सिफिकेशन किया है। अलग अलग जगहों से तेल लेना। बिल्कुल। क्राइसिस आने पर बचने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाना और ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स डेवलप करना इसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। यही वजह है कि एक्सटर्नल शॉक्स का डोमेस्टिक इकोनॉमी पर असर लिमिटेड होने की उम्मीद है। पर हाँ, पर क्या? अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है तो कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी उसके मैसिव इम्पैक्ट से पूरी तरह अछूती नहीं रह पाएगी। थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही। सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखें तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके सामने 3 अलग-अलग लेकिन आपस में डीपली कनेक्टेड तस्वीरें उभरती हैं। 3 तस्वीरें? हाँ। पहली तस्वीर भारत की उस शांत और इफेक्टिव डिप्लोमेसी की है जो बिना किसी शोर शराबे के वॉर जोन के बीच से अपने जहाज़ों और नागरिकों को एक सेफ ट्रांजिट कॉरिडोर के जरिए बाहर निकाल रही है। दूसरी तस्वीर में हमें अमेरिका का वो डिप्लोमेटिक रियलिज्म दिखता है, जहां डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए 30 दिन की छूट दी जा रही है। एग्जैक्टली, जिसने वेस्टर्न अलायंस के अंदर एक वैचारिक दरार पैदा कर दी है। और इन दोनों के साथ जो तीसरी तस्वीर है ना, वो सबसे ज्यादा नाजुक और चिंताजनक है। वो है हॉर्मुज रूट में मिलिट्री क्लैश का मंडराता हुआ साया और पूरे वेस्ट एशिया में फ्यूल डिपोज पर हो रहे डायरेक्ट अटैक्स। ये इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर के बीच की एक ऐसी रसाकशी है जहां हर गुजरते दिन के साथ समीकरण और भी उलझते जा रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी, कुछ टॉक लेवल फोन कॉल्स और 30 दिन की अस्थायी छूट ने शायद आज के लिए एनर्जी मार्केट को क्रैश होने से बचा लिया है। लेकिन आज के इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत बड़ा और बेसिक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। वो क्या? क्या ये बार बार आने वाला समुद्री क्राइसिस दुनिया के ट्रेड मैप को हमेशा के लिए नहीं बदल देगा? अगर हॉर्मुज जैसे वाटरवेज इतने ही अनसेफ और सेंसिटिव हैं, तो क्या आने वाले डेकेड में हम मिडिल ईस्ट से सीधे यूरोप या एशिया तक बड़ी जमीनी पाइपलाइंस और नए ओवरलैंड ट्रेड कॉरिडोर्स बनते हुए नहीं देखेंगे, जो समुद्र और नेवल शिप्स की जरूरत को ही खत्म कर दे? वाह, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। एग्जैक्टली। क्या ग्लोबल एनर्जी के मामले में ओशंस पर हमारी ये गहरी डिपेंडेंसी अब अपने एंड की तरफ बढ़ रही है? हमारे सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर आराम से सोचा जा सकता है, क्योंकि यही वो सवाल है जो फ्यूचर की इकोनॉमीज की नई दिशा तय कर सकता है।